हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं VKC विशाल नॉलेज कॉर्नर। इस सीरीज में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी रोचक जानकारी। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियोस में हमने देखा पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बाद हमने देखा एटॉमिक रिसर्चर डाल्टन सर के बारे में। डाल्टन सर जिन्होंने पहले मॉडर्न फिजिक्स की एटॉमिक थ्योरी दी। तो चलिए आज हम जानेंगे उनकी एटॉमिक थ्योरी के एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हम लोग यहां पे देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहां जिंक और सल्फाइड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इन जिंक और सल्फाइड में रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ इनकी रिएक्शन होके यहां पे आपको जिंक सल्फाइड मिलेगा। जिंक और सल्फाइड को रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस कुछ एनर्जी फॉल होगी। अगर हम लोग पूरी रिएक्शन को देखेंगे तो ये दोनों साइड को बैलेंस कर रही है, यानी कि यहीं से हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग करना सीख गए थे। तो यही डाल्टन सर की उपलब्धि थी जिसके कारण हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं। रिएक्शन में आप देख रहे होंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास है उतना ही मास आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। हाँ जरूर, ये थ्योरी कुछ सालों बाद फेल हो गई, जिसके बाद आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत देके यहां पे हमें समझाया कि कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। उसी के बाद हम लोग रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर थियोरेटिकल तरीके से देखें तो थियोरेटिकली हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस अभी भी डाल्टन सर की थ्योरी यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा ही करते हैं। सेकेंड रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एसिटिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब भी रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बलून में ही चला जाता है। तो बलून फूलने के कारण वो बलून आपको दिख रहा होगा, लेकिन बलून कोनिकल फ्लास्क को अटैच है, इसीलिए जो मास है मास कंजर्व हो रहा है। देखिए मास 243 ही रिमेन्स है आफ्टर द रिएक्शन। तो और डाल्टन सर कहते हैं एप्लीकेशन करो, तो हम लोग भी हम एप्लीकेशन सुन के देखेंगे। तो क्या एप्लीकेशन है उन्होंने बनाया हुआ, ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का रेशो है। तो इसी रेशो के साथ सारे के सारे जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड होंगे 1:1 इसी फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे ही जनरेट होंगे। अगर हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यानी कि हमें उसका मास दिख रहा है 14 ग्राम और ऑक्सीजन का मास दिख रहा है 32, क्योंकि नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन 2 यानी कि 1:2 का कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। वैसे आप अगर अलग अलग नाइट्रोक्साइड्स देखते हैं तो उनके प्रोपोर्शंस भी अलग अलग है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, सेम ही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहां पे आपको दिख रहा होगा 10 ग्राम लीड्स और सल्फर 1.56 ग्राम। अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड। यानी कि अगर लेड सल्फाइड हमें बनाना है तो इसी रेशो में हमें यानी कि ग्राम्स में हमें क्या करना है, लेड और सल्फर को लेना है। अगर हम लोग लेड और सल्फर कम ज्यादा लेते हैं तो हमें लेफ्टओवर्स मिलेंगे, यानी कि रिएक्शन में हमें डेफिनाइट सब्सटेंस ही मिलेगा, लेकिन लेफ्टओवर्स बचेंगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे सल्फर ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए सल्फर ज्यादा बच रहा है, और यहाँ पे अगर लेड ज्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पे लेड हमें लेफ्टओवर्स में मिलेगा। तो ये थी लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आइए जानते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में।
मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो उसका एक सिंपल रेशियो जनरेट होगा। ओके, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, होल नंबर रेशियो 8.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उनका जो रेशियो है 7.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेम ऑक्सीजन ही है, देखिए ऑक्सीजन ही है और हाइड्रोजन ही है, लेकिन अगर हम लोग अलग प्रोपोर्शन में लेते हैं, देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन में लेती है, यानी कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पे देखिए 9.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, जिसका रेशियो कुछ जनरेट होता है 15.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों मुझे पता है कि आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अभी देखते हैं गेल-लुसाक लॉ। हम तो डाल्टन सर के बारे में देख रहे थे, लेकिन गेल-लुसाक लॉ कहां से आया? तो डाल्टन सर का थीसिस पढ़ के ही गेल-लुसाक ने ये लॉ बनाया। तो जानते हैं ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसमें अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस को सेम रखते हैं या उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आप रिएक्ट करते हो तो आपको एक होल नंबर रेशियोज में प्रोडक्ट मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक होल रेशियो जनरेट होता है, देखिए 2:1 1:2, ये होल रेशियो गेल-लुसाक लॉ समझाता है। फाइनली एवोगैड्रो ने भी सेम किया। तो एवोगैड्रो ने डाल्टन सर की थीसिस पढ़ के ये रिजल्ट निकाला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं, लेकिन कब? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे देखते हैं हम लोग होते कि नहीं, जैसे कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं 1 मोल, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैविंग 1 मोल ऑफ गैस बोल सकते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों अगर हम लोग गैस में एडिशन करते हैं, यानी कि उसको डबल मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी डबल होगा। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम कितना हो रहा है? डबल, यानी कि 44.8 लीटर। लेकिन इसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखने हैं दोस्तों? कांस्टेंट रखने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।